स्टॉक से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है जो कंपनी है उसका बेसिक स्टोरी और उसका बेसिक बिजनेस मॉडल और उस पे हमारा बिलीफ। और अगर हम अपने आप को इन्वेस्टर बोलते हैं तो ये सारी चीज़ें हमको पता रहनी चाहिए। सो हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सब लोग, एंड थैंक्स फॉर वाचिंग माय चैनल। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम जिस स्टॉक के बारे में डिस्कस करेंगे वो मेडिकेयर सेक्टर से बिलोंग करता है। अब फार्मासिटी नहीं है, हॉस्पिटल सेक्टर आप बोल सकते हैं, और इस कंपनी का नाम है फ्रेंड्स शिल्पा मेडिकेयर। तो यहाँ पे देखिए, स्पेशलिटी फार्मास्यूटिकल एंड प्रोड्यूसिंग जेनरिक एपीआई ड्रग्स एंड फॉर्मुलेशन मार्केट है, राइट। तो यहाँ पे आप इसको कम्प्लीटली फार्मास्यूटिकल नहीं बोल सकते हैं क्योंकि ये है तो उसी कैटेगरी का, लेकिन यहाँ पे देखिए जहाँ पे आप एपीआईज की बात कर रहे हैं। सो एपीआई जो है, अगर आपको नहीं पता है, एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स, ये कैटलिस्ट टाइप का काम करता है। सो इफ़ यू आर न्यू टू दिस टॉपिक, आप अगर फार्मास्यूटिकल या फिर आप साइंस के स्टूडेंट नहीं हैं, और साइंस के स्टूडेंट में भी जो ये पढ़ा है, साइंस का स्टूडेंट मतलब ये नहीं कि उनको सबको ये सब पता ही होगा, ठीक है, ये सब टेक्निकल टर्म्स। सो जिनको पता है वो ठीक है, अदरवाइज ये जो चीज़ है कैटलिस्ट की तरह काम करता है। जैसे आपको पता है कि फॉर एग्जांपल अगर मैं थोड़ा सा इजी एक एग्जांपल दूं, जैसे इलेक्ट्रिक ट्रेन्स आप देख रहे हैं कि इलेक्ट्रिक अभी जितनी भी ट्रेन्स है बेसिकली सब इलेक्ट्रिक है, डीजल या फिर स्टीम इंजन बहुत कम हो गया है। सो आप देखेंगे कि जैसे थोड़े थोड़े देर में ऐसा नहीं है कि जो चार्जिंग पॉइंट रहता है ट्रेन के ऊपर का, जिसके ऊपर वायर्स रहते हैं, कि वो कंटिन्यूसली चिपके रहते हैं। वो जितना ज़रूरत है चार्ज का उतने देर तक रहते हैं, उसके बाद कुछ देर तक हट जाता है वो, राइट। जब जब ज़रूरत पड़ता है वो फिर उस हिसाब से चार्जिंग लेते रहता है। तो यहाँ पे एक इंजन को स्पीड देने के लिए, उसको एनर्जी देने के लिए, उसको आगे बढ़ाने के लिए जिस तरीके से इलेक्ट्रिसिटी जो है वो कैटलिस्ट का काम करता है, एपीआई जो है वो ड्रग प्रोड्यूसिंग में कैटलिस्ट की तरह काम कर सकता है। और ये थोड़ा सा डाइल्यूटेड वर्जन है ताकि आपको समझ में आए, ठीक है, क्योंकि मैं टेक्निकल्स में उतना जाना भी नहीं चाहता, और जाहिर सी बात है उसमें किसी को इंटरेस्ट नहीं रहता। लोगों को खाली ये रहता है कि मैं आज लगाऊंगा और कल मेरा पैसा बढ़ेगा कि नहीं, ठीक है। तो उससे ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं रहता, लेकिन ये सब चीज़ें इंटरेस्ट होनी चाहिए, और इसलिए होनी चाहिए क्योंकि तब आपको पता चलता है कि अगर आप अपने आप को लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर बोल रहे हैं, सो इस कंपनी का जो आगे का ग्रोथ है, आगे का सस्टेनेबिलिटी वो कितना है और किस तरीके से रह सकता है, वो हमको उसी से पता चलता है। सो यहाँ पे अगर आप देखते हैं इस कंपनी के बारे में, तो ये एक मिड कैप कंपनी है, 3,800 करोड़ का मार्केट कैप है। अब स्टॉक भी देखिए थोड़ा ज़्यादा लगेगा, वो इसलिए ज़्यादा लगेगा क्योंकि आप जब कंपेयर कर रहे हैं आरओसी या रिटर्न ऑन इक्विटी को, सो वो 8% का है, ठीक है। सेल्स ग्रोथ देखिए 1% का भी नहीं है, डेट टू इक्विटी बहुत कम है, ये अच्छी बात है, लेकिन यहाँ पे प्रॉफिटेबिलिटी और ग्रोथ की बात है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा डाउन हो चुका है, राइट। लेकिन बात वही है कि ये बिजनेस, इसकी सस्टेनेबिलिटी और आगे आने वाला ग्रोथ, तो ये जो फोरकास्टिंग है वो फिर आपको करना पड़ेगा कि आपको क्या लगता है। कोई बता दिया तो एक बात है, वो एक सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है, ठीक है, जो आपको इंफॉर्मेशन मिल रहा है। तो पहली बात तो आपके पास इंफॉर्मेशन रहता नहीं है, फिर इंफॉर्मेशन अगर कोई देता है तो आप उसमें ये इसको एक एडेड एडवांटेज की जगह प्रॉब्लम ये है कि लोग उसको जज करना शुरू कर देते हैं, कि खुद को पता नहीं रहता और फिर दूसरों को भी जज करना शुरू कर देते, बट दिस इज़ नॉट द राइट वे। सो आप इंफॉर्मेशन गैदर कीजिए, चीज़ों को समझने की कोशिश कीजिए, तब आपको क्लैरिटी आएगी, और एक बार क्लैरिटी आई तो फिर आप उसको डेटा के साथ रिलेट भी कर सकते हैं, प्राइस के साथ रिलेट भी कर सकते हैं। आप अगर रेशियोज़ को देखेंगे, सो एक टाइम पे ये देखिए 2010 में 40% का आरओसी था, अभी 40% से ये कंटिन्यूस गिरता हुआ गया है यहाँ पे। सो ये कंसर्निंग पॉइंट है, ये 40% से कंटिन्यूस देखिए अब 9% पे आ गया है, गिरता हुआ गया है। ऊपर से आपका जिसका डेटा डेज है वो यहाँ पे 40-50 से इसका दुगना हो गया है, 100 पे आ गया है। तो यहाँ पे कुछ फंडामेंटल जो है वो यहाँ पे, अब ये तो नहीं बोल रहा है कि यहाँ पे सब खराब है, लेकिन
ये कैसा है, डिक्लाइनिंग पाथ पे। तो डिक्लाइनिंग पाथ का जो ट्रेंड होता है वो जाहिर सी बात है पॉजिटिव फीलिंग नहीं देता है। तो ये हमको देखना पड़ेगा आने वाले क्वार्टर और ईयर्स में किस तरीके का रह सकता है। उसके बाद अगर आप शेयर होल्डिंग पैटर्न देखेंगे तो 53% यहाँ पे आपको देखने मिल रहा है कि प्रमोटर का स्टेक है। उसके बाद FII का स्टेक है 19%, पहले 25 था, उससे 19 हो गया है। ठीक है, 2017 में 25 था, इवन 2017 में यहाँ पे देखिए 26.4 था सितंबर 2017 में, वहाँ से घट के 19% आ गया और ये 19% इधर ट्रांसफ़र हुआ है पब्लिक में। तो आप अगर देखेंगे यहाँ पे सितंबर 2017, अब आप इसको प्राइस से रिलेट कीजिए कि सितंबर 2017 जुलाई का सितंबर 9 महीना, सो यहाँ पे आता है समवेयर नियर हियर। सो आप देख रहे हैं कि ये यहाँ पे इन्होंने अपना स्टेक कम करना शुरू किया। तो और प्राइस जो देखिए ये अराउंड 800 के आसपास था जब ये कम करना शुरू किया, वहाँ से प्राइस गिरा और सीधा 188। तो यहाँ पे हम कितना भी बोल ले FII इसका छोटा सा स्टेक सेल यहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट करता है। ठीक है, ये कितना भी यहाँ पे टीवी पे बोल ले कि ऐसा हो गया वैसा हो गया, हमारे पास अभी हमारा मार्केट स्ट्रेंथ है, उसमें लोग पैसा लगा रहे हैं, नो डाउट पहले के कंपैरिजन में सुधरा है। लेकिन ये बोल ही नहीं सकते कि FII इसका, आज भी हम FII इसका रागा लापते रहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे वो दो मतलबी बातें हैं। तो डेटा जो बोलता है उसको सुनना और उससे खुद का एनालिसिस क्या है, ये दोनों चीज़ बिल्कुल आपका प्रिसाइज रहना चाहिए और चीज़ें आपको समझ में आनी चाहिए ना। अगर आप इस चार्ट के ट्रेंड को देखते हैं तो यहाँ पे मैं जो शुरू में बोला था कि आपको स्टोरी समझना क्यों ज़रूरी है। ठीक है, आपको स्टोरी समझना क्यों ज़रूरी है किसी भी एक बिज़नेस का। सो यहाँ पे आपको देखिए, यहाँ पे आपको डेटा से कोई मतलब नहीं, क्योंकि जो चार्ट रहता है, जो प्राइस रहता है मार्केट में, जो प्राइस है वो फ्यूचर को फोरकास्ट करता है। ठीक है, वो फ्यूचर के एक्सपेक्टेशन में ऊपर नीचे जाता है, ना कि पास्ट और प्रेजेंट के। पास्ट और प्रेजेंट में ऑलरेडी वो प्राइस्ड इन है, जो नहीं है वो है फ्यूचर। सो उसको वो ट्रैक करता है ना। यहाँ पे आप देखिए, ये आप देखिए यहाँ का ट्रेंड किस तरीके का है और सिंपल ट्रेंड है। यहाँ पे अगर आप ट्रेंड ड्रॉ करते हैं, भले ही आपको डेटा में चीज़ें कुछ और दिख रही हो, लेकिन आपको ट्रेंड में क्या दिखता है, ट्रेंड में हमें ये दिखता है कि ये अपने सपोर्ट लेवल के पास है। इसका सपोर्ट लेवल कहाँ पे है, ये देखिए 253 आपका, और इंटरमीडिएट लेवल पे जो है, इंटरमीडिएट लेवल पे वो अपने रेजिस्टेंस लेवल के पास है। ठीक है, यह है आपका 535 के अराउंड, 535 555। और एक बार ये अगर क्रॉस होता है यहाँ पे, एक बार अगर ये क्रॉस होता है, सो इसका जो अगला टारगेट, प्रोबेबल टारगेट हो सकता है, अगर 555 के ऊपर जाके सस्टेन करता है, ये मल्टी ईयर हो सकता है। सो ये आपका 2500 से लेके यहाँ पे 2500 से लेके यहाँ पे 5000 का टारगेट जा सकता है। ठीक है, ये सिंपली ट्रेंड एनालिसिस है, इसमें कोई, अब देखिए कि किसी भी तरीके का ये नहीं है कि ऐसा हो गया वैसा हो गया, कुछ नहीं। ठीक है, यहाँ पे एक रेंज है, अब यहाँ पे टच हो या यहाँ पे टच हो, हमको उससे कोई मतलब नहीं। हमको अगर हमारा ट्रेंड इंटैक्ट है, यहाँ पे ऊपर 550, अभी करंट प्राइस 471 का है, अगर ये 555 के ऊपर जाके स्टेबल होता है, उसके ऊपर ट्रेड करना शुरू कर देता है, जो ऊपर का टारगेट है वो ये रेंज है। अब यहाँ पे टच हो तो ये वाला टारगेट, यहाँ पे टच हो तो जो भी टारगेट है 4000 का, या यहाँ पे टच हो तो यहाँ पे आप देखिए 200 का, वो डिपेंड करता है। जैसे आप यहाँ पे ट्रेंड देख रहे हैं, यहाँ नीचे ऊपर गया, फिर यहाँ सपोर्ट लिया, फिर से ऊपर गया, सब डिपेंड करता है कि आप यहाँ पे बेचना चाहते हैं या यहाँ तक रुकना चाहते हैं, ये आपके ऊपर है। यहाँ पे सिंपल ट्रेंड है। और एक चीज़ देखिए यहाँ पे जो आपको देखने मिलेगा, यहाँ पे आपको, अगर आप पास्ट में स्टॉक को ट्रैक किए तो आपको यहाँ से भी मिल जाएगा कि ट्रेंड कैसा था और कब टूटा है और कब हमको निकलना था, यहाँ पे क्लियर कट आपको पता चल जाएगा। राइट, तो ये सब चीज़ें हमें पास्ट से पता चल जाती है और फ्यूचर के लिए भी ये डायरेक्शन बताता है हमको। तो दिस इज़ द एंड ऑफ द वीडियो। दोस्तों, वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर कीजिए, थॉट्स कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए और ऐसे नए कंटेंट के लिए चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। लास्टली, टेक केयर ऑफ़ योर फैमिली एंड फ्रेंड्स।